नमस्कार दोस्तों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद आपको आज मैक्सिम ऑफ टीचिंग शिक्षण सूत्र के बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। दोस्तों, ये शिक्षण सूत्र होता क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, एक शिक्षक के लिए अपनी कक्षा में जब वो पढ़ाने के लिए जाता है तो उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे जिस किसी भी पाठ्य वस्तु को वो पढ़ाना चाहता है, उस पाठ का प्रारंभ कैसे किया जाए, वो किस प्रकार से किया जाए कि पाठ्य वस्तु बालक को पढ़ने में अच्छी तरह से समझ में आ जाए और उसका ज्ञान का विकास भली भांति संभव हो सके। इसके लिए बहुत से शिक्षा शास्त्री, शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर अपने प्रयोग और अनुभव के आधार पर कुछ सूत्रों को खोज करके शिक्षकों को देने का प्रयास किया है। इन्हीं खोजे गए उपायों को, सूत्रों को शिक्षण सूत्र के नाम से जाना जाता है। ये शिक्षण सूत्र किसी भी शिक्षक के लिए जब वह कक्षा में पढ़ाने के लिए जाता है तो शिक्षण कार्य करते समय उसको बालक को अधिकतम ज्ञान प्रदान हो, ज़्यादा से ज़्यादा वह याद कर सके, उसके लिए पढ़ी जाने वाली पाठ्य वस्तु जो शिक्षक पढ़ा रहा है सरल हो सके, बोधगम्य हो सके। इसके लिए ये शिक्षण सूत्र जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्रियों ने अपने प्रयोग और अनुभवों के द्वारा आधार पर दिया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि रेमांड महोदय ने कहा है, रेमांड महोदय ने कहा है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं, जो एक शिक्षक के लिए एक शिक्षक के लिए सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए, सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए मदद करते हैं, सहायता के लिए कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कार्य करते हैं। कार्य करते हैं और छात्र करते हैं और छात्र एक शिक्षक से अपेक्षा करते हैं। क्या अपेक्षा करते हैं? अपेक्षा यह करते हैं कि शिक्षक के द्वारा जो आज पढ़े जाने वाली पाठ्य वस्तु है वो अधिक से अधिक हमें ज्ञानवर्धक हो, बोधगम्य हो और हमारे जीवन में काम आ सके। तो साथियों, शिक्षण सूत्र आप जान रहे हैं कि एक शिक्षक के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करता है, जिसके द्वारा एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को भावी ज्ञान प्रदान करने के लिए वह अपने यत्नों द्वारा, अपने प्रयत्नों द्वारा, अपने शिक्षण विधियों, प्रविधियों, कौशलों द्वारा उसे अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान
करने का कार्य करते हैं, जिससे उसका सर्वांगीण विकास संभव हो सके। तो शिक्षण सूत्र मुख्य रूप से जो दिए गए हैं, ये 14 प्रकार के बताए गए हैं। 14 सूत्रों के नाम हैं: सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर, अनुभूति से युक्ति युक्त की ओर, प्रकृति का अनुसरण करके कैसे जो है कि बालक ज्ञान की वृद्धि करता है। नेक्स्ट है आगमन से निगमन की ओर। 13वां है इंद्रियों का प्रशिक्षण, इंद्रियों के द्वारा जो है कि बालक कैसे सीखता है, और स्वाध्याय को प्रोत्साहन। तो साथियों, ये 14 प्रकार के शिक्षण सूत्र जो शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक अपने प्रयोग और अनुभव के द्वारा जो यहाँ पर दिए हैं, एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसका अध्ययन करके वह अपनी कक्षा कक्ष में जाता है और बालकों को जो है कि सुचारू रूप से पाठ्य वस्तु को उसके समक्ष प्रस्तुत करते हुए उनके ज्ञान में वृद्धि करता है। तो साथियों, आज हम आपको सरल से जटिल की ओर नामक शिक्षण सूत्र की तरफ लेकर के चलेंगे। ये सरल से जटिल की ओर जो शिक्षण सूत्र है, इस पर हम फोकस करना चाहेंगे। ये सरल से जटिल की ओर जो शिक्षण सूत्र है, ये किस रूप में एक शिक्षक के लिए कारगर साबित होता है, इस पर हम फोकस करेंगे। कोई भी शिक्षक जब अपनी कक्षा में शिक्षण कार्य करने के लिए जाता है, तो वह सोचता है कि बालक को अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान किया जाए, जिससे कि बालक अच्छे ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में उसका, अपने व्यवहार में उसका प्रयोग करके अपने ज्ञान की वृद्धि कर सके। तो सरल से जटिल की ओर जो शिक्षण सूत्र दिया गया है, इस शिक्षण सूत्र का मेन आशय, साथियों, इसका मेन आशय यह है कि कोई भी अध्यापक जब अपनी कक्षा में जाए तो बालकों को सबसे पहले अपने विषय वस्तु को इस प्रकार से विभाजित कर ले कि बालक को दिया जाने वाला जो ज्ञान होता है, वह पहले जटिलतम को हटा करके सरलतम पक्ष को उसके सामने प्रस्तुत करे। क्योंकि जब बालक को सरल ज्ञान अध्यापक के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, तो उस सरल ज्ञान को सरल एवं सहज ढंग से वह आत्मसात कर लेगा और वह ज्ञान उसे बोधगम्य हो जाएगा। पहले सरलतम ज्ञान को बालक के समक्ष रखे, इसके बाद जो है कि जटिलतम ज्ञान की ओर बढ़े। तो जब बालक को सरल ज्ञान, आसान ज्ञान समझ में आ जाएगा, तो उसी ज्ञान के सहारे वह जो है जटिल ज्ञान को भी वह प्राप्त कर सकेगा। तो ऐसे अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु है, बालक को भी अच्छी लगेगी, बोधगम्य हो जाएगी, और इसके लिए भी जो है पढ़ाने में आसानी होगी। छात्र के भी उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी और शिक्षक के भी उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन साथियों, प्रश्न ये उठता है कि जो ज्ञान एक शिक्षक के लिए सरल दिखता है, ये सरल दिखता है, शिक्षक के लिए सरल है, ये ज्ञान हो सकता है छात्र के लिए
जटिल हो। जो ज्ञान शिक्षक के लिए सरल है, शिक्षक के लिए सरल है, हो सकता है कि वह ज्ञान छात्र के लिए जटिल हो। और दूसरा पॉइंट बन रहा है, जो ज्ञान शिक्षक के लिए जटिल है, वह ज्ञान छात्र के लिए सरल हो। प्रश्न ये उठता है कि जो शिक्षक सोच रहा है कि ये ज्ञान सरल है, शिक्षक के लिए पढ़ाई जाने वाली पाठ्य का जो विभाजन है, उस विभाजन के आधार पर शिक्षक सोच रहा है कि ये ज्ञान सरल है, पहले सरल ज्ञान को जो है बालक को प्रस्तुत किया जाए। लेकिन हो सकता है कि वह ज्ञान छात्र के लिए जटिल हो, उसको समझ में ही न आए। दूसरी बात कि छात्र को पढ़ाने के लिए शिक्षक जिस ज्ञान को सोच रहा है कि हम बाद में पढ़ाएंगे, इस ज्ञान को हम बाद में पढ़ाएंगे, वह शिक्षक के लिए जटिल लग रहा है, वो ज्ञान छात्र के लिए सरल हो जाए। तो ऐसी स्थिति में समस्या आती है कि कैसे इस बात को ध्यान में रखा जाए कि कौन सा ज्ञान बालक के लिए सरल है, कौन सा बालक के लिए जटिल है। तो साथियों, जब इस प्रकार की स्थिति आती है, उस समय शिक्षक को चाहिए कि बालक की आयु, मानसिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता, उसकी कक्षा की स्थिति को ध्यान में रख करके ही पाठ्य वस्तु को पढ़ाए। तब जाकर के वह बालक जो है सरलतम ज्ञान को सरलतम ढंग से और जटिलतम ज्ञान को सरलतम ज्ञान के सहारे जो है बोधगम्य कर सकेगा। जैसा कि आप जानते हैं, आप कार्य भी करते हैं, जिस ज्ञान को शिक्षक के द्वारा बालक को प्रदान किया जा रहा है, उस ज्ञान को बालक को पढ़ने में रुचि है, प्रेरित है, कार्य करने के लिए इच्छुक है, पढ़ने के लिए इच्छुक है, उसमें जिज्ञासा है, तो वह जटिलतम ज्ञान भी उसको सरलतम हो सकता है और वो बड़े आसानी से जो है उस ज्ञान को सीख सकता है। और जिस ज्ञान में उसकी रुचि नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं, उसका मन नहीं करता है कि हम पढ़ें, तो शिक्षक के द्वारा पढ़ाया हुआ ज्ञान चाहे वो कितना हो सरल क्यों ना हो, बालक के लिए जटिल हो जाएगा। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि अपनी कक्षा में पाठ्य वस्तु को पढ़ाते समय पहले ही वह बालक को प्रेरणा प्रदान करे, बालक में रुचि उत्पन्न करे, जिज्ञासा उत्पन्न करे, बालक को पढ़ने के लिए तैयार कर ले। उसकी आयु, योग्यता, मानसिक योग्यता, बौद्धिक योग्यता, कक्षा के अनुकूल यदि वह शिक्षण प्रदान करता है, तभी वह शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली एवं रुचिकर बना सकता है। तो साथियों, आज बस यहीं तक। अगले शिक्षण सूत्र के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए क्या बताएं, जैसा मेरा जो है कि ये प्रोग्राम चल रहा है, हम चाहेंगे कि मेरा ये शिक्षण सूत्र आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें
कि ये शिक्षण सूत्र आपको कैसा लगा। अगले शिक्षण सूत्र के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे बहुत जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।